गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा लेसन चल रहा था प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें हमने प्रिंसिपल्स जो हेनरी फ्योल ने दिए हैं उनको हम स्टडी कर चुके हैं। आज हम करने जा रहे हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट डेवलप्ड बाय F.W. टेलर। तो ये दो मेन स्कॉलर हुए थे जिन्होंने क्या है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए थे, हेनरी फ्योल एंड F.W. टेलर। हेनरी फ्योल के बारे में हमने स्टडी कर लिया है, अब हम कर रहे हैं F.W. टेलर के बारे में। सबसे पहले इसका बैकग्राउंड और हिस्ट्री देखो। F.W. टेलर वाज बोर्न इन 1856 इन USA, कि ये क्या है 1856 में USA में इसका बर्थ हुआ था और 1878 में इसने क्या है मिडवल स्टील कंपनी को एज ए मैकेनिकल इंजीनियर ज्वाइन किया था। यूजिंग हिज इंजीनियरिंग बैकग्राउंड टेलर सेट आउट साइंटिफिक स्टडीज़ एंड टेक्निक्स, मतलब कि उसने क्या है अपनी इंजीनियरिंग जो बैकग्राउंड उसका रहा था उसके बेस पे उसने क्या है कुछ साइंटिफिक स्टडीज़ और टेक्निक्स क्या है सेट की थी। ही वाज प्राइमरली कंसर्न्ड अबाउट द एफिशिएंसी ऑफ वर्कर्स एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब कि वो पहले से ही कंसर्न था किससे, वर्कर्स की एफिशिएंसी को लेके और रिसोर्सेज के बेस्ट यूटिलाइजेशन को लेके। टेलर्स प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स वर बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशंस ही कंडक्टेड इन फैक्ट्रीज वेयर मेथड्स ऑफ प्रोडक्शंस लैक प्लानिंग एंड वर्किंग मेथड्स आर हैपहैज़र्ड, कि जो टेलर के प्रिंसिपल्स हैं और टेक्निक्स हैं वो किस पे बेस हैं कि जो उसने फैक्ट्री में रहते हुए ऑब्जर्वेशंस की थी उस पे बेस पे उसने क्या है ये टेक्निक्स और मेथड्स क्या है डेवलप किए थे। क्योंकि उसको पहले से ही वहाँ पे क्या है मतलब कि जहाँ पे वो फैक्ट्री में पहले काम करता था उसने वहाँ पे ऑब्जर्व किया था कि वहाँ पे जो प्रोडक्शन मेथड्स है उनमें प्लानिंग की कमी थी और जो वर्किंग मेथड्स है वो क्या डिसऑर्डर थे, मतलब कि सही ऑर्डर में उनका यूज़ नहीं किया जा रहा था। कंट्रीब्यूशन क्या रहा टेलर का? F.W. टेलर बिकेम फेमस एज ए फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, कि अब ये क्वेश्चन 1 मार्क में आ जाता है कभी कभी कि नेम द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, तो कौन आएगा? F.W. टेलर। एंड अगर सिंपल आता है फादर ऑफ मैनेजमेंट देन हेनरी फ्योल। His main contribution which made him so popular were Taylor published books and research papers explaining his scientific view on industrial organization and management, कि उसने कुछ बुक्स भी क्या है पब्लिश की थी जो कि क्या है रिसर्च पेपर्स मतलब कि एक्सप्लेन करती थी, साइंटिफिक व्यू दिखाती थी इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट के बारे में। His major contribution was publishing of shop management, पीस रेट सिस्टम एंड प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, मतलब कि उसने मेन प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट पीस रेट सिस्टम डेवलप किया और शॉप मैनेजमेंट के बारे में बताया। ही एम्फेसिस्ड ऑन एडॉप्शन ऑफ साइंटिफिक मेथड्स टू द प्रॉब्लम्स ऑफ मैनेजमेंट, उसने मतलब कि किस पे उसने क्या है एम्फेसिस किया किस पे, साइंटिफिक मेथड्स को अडॉप्ट करने में, कि अगर हमें मैनेजमेंट में कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो उसके लिए हमें साइंटिफिक मेथड्स को ही अप्रोच करना चाहिए। ठीक है, आगे देखो मीनिंग ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट कैन बी डिफाइंड एज एप्लीकेशन ऑफ साइंस फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट। नेम से क्लियर हो रहा है साइंटिफिक मैनेजमेंट यानी कि कुछ साइंस के जो रूल्स हैं वो इसमें अप्लाई करना। इन जनरल लैंग्वेज इट मीन्स अप्लाई साइंटिफिक टूल्स मेथड्स एंड ट्रेन्ड पर्सोनल इन ऑर्डर टू इंक्रीज द आउटपुट, कि साइंटिफिक टूल्स को यूज़ करना, मेथड्स को यूज़ करना और ट्रेंड पर्सोनल, मतलब कि जो भी एम्प्लॉयज़ हम जब भी हम उनको रिक्रूट कर रहे हैं तो उनके रिक्रूटमेंट के टाइम क्या है उनकी क्वालिफिकेशन को अच्छी तरह से चेकआउट करना। साइंटिफिक मैनेजमेंट इंसिस्ट ऑन रिप्लेसमेंट ऑफ रूल ऑफ थंब बाय साइंस, that means decision in the organization should not be taken on the basis of wills and wishes of manager but decision must be based on scientific studies conducted by using scientific tools, कि इसमें क्या है उसने किस चीज़ पे ज़्यादा दबाव दिया था, उसने कहा था कि हमें रोल ऑफ थंब को क्या है अवॉइड करना चाहिए। रोल ऑफ थंब का मतलब कि पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पे क्या है मैनेजर जो भी क्या है डिसीजन ले लेता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसका कहने का मतलब था कि जब भी क्या है कोई मैनेजर डिसीजन ले रहा है तो उसको उस सिचुएशन को कम्प्लीटली एनालाइज करना चाहिए, पहले उसकी स्टडी करनी चाहिए, उसके बाद उसको डिसीजन लेना चाहिए। इसकी एक डेफिनेशन देखो, साइंटिफिक मैनेजमेंट मींस नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट मैन टू डू, कि आपको सही तरीके से पता होना चाहिए कि आप मैन से क्या काम करवाना चाहते हो, यानी कि अपने एम्प्लॉय से क्या काम लेना चाहते हो, एंड सीइंग दैट दे डू इट इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे, और उसको देखना कि वो उसको सही तरीके से बेस्ट वे से कर रहे हैं और चीपेस्ट वे से कर रहे हैं या नहीं कर रहे। आगे देखो,
साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। एफ.डब्ल्यू. टेलर ने 4 साइंटिफिक प्रिंसिपल्स क्या हैं डेराइव किए थे, जिनको हम स्टडी करते हैं। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। रूल ऑफ थंब अभी बताया कि मैनेजर क्या है अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पे या अपनी विश से क्या है कोई भी डिसीजन ले ले, ऐसा नहीं होना चाहिए था। टेलर का ये मतलब था कि जब भी हम क्या है कोई डिसीजन ले रहे हैं तो हमें पहले सिचुएशन को अच्छी तरह से एनालाइज करना चाहिए, उसमें ऑब्जर्व करना चाहिए, फिर ही उसके बेस पे हमें डिसीजन मेकिंग करनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल टेलर इंसिस्ट दैट ईच जॉब performed in the organization should be based on scientific inquiry and not an intuition, experience and hit and miss methods। कि ऐसा नहीं मतलब कि कोई भी डिसीजन ले लिया, हो सकता है वो पॉसिबल मतलब कि सही हो जाए और हो सकता है वो ना भी हो, तो हिट एंड मिस मेथड्स को यूज़ नहीं करना चाहिए। ही सेज दैट देयर मस्ट बी थिंकिंग बिफोर डूइंग विच इज़ नॉट इन केस ऑफ रूल ऑफ थंब, कि कुछ करने से पहले हमें क्या है उसके बारे में सोचना चाहिए। रूल ऑफ थंब मीन्स डिक्टेटरशिप ऑफ मैनेजर वेयर साइंटिफिक डिसीजंस आर बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट एंड साइंटिफिक मेजरमेंट ऑफ मेथड्स एंड वेज ऑफ प्रोडक्शन। कि रूल ऑफ थंब का क्या मतलब है कि डिक्टेटरशिप ऑफ मैनेजर मतलब कि मैनेजर की खुद की मर्जी या तानाशाही होना, कि अपनी मर्जी से ही वो डिसीजन लेगा, ये होता है रूल ऑफ थंब में। ठीक है, कि वो किसी की नहीं सुन रहा, ना ही कोई सिचुएशन को ध्यान से एनालाइज कर रहा है, बस अपनी मर्जी से जो उसके मन में आया वो डिसीजन ले रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और साइंटिफिक डिसीजन का मतलब होता है जो कोज एंड इफेक्ट पहले देखना कि हम अगर ये अप्लाई करेंगे तो हमें इसका ये रिजल्ट मिल सकता है, मतलब कि सिचुएशन को अच्छे से स्टडी करना और साइंटिफिक मेजरमेंट मेथड्स को और प्रोडक्शन वेज को यूज़ करना। टेलर इंसिस्टेड ऑन इंट्रोडक्शन ऑफ साइंटिफिक इंक्वायरी इनटू द डोमेन ऑफ मैनेजमेंट प्रैक्टिस। टेलर बिलीव दैट देयर इज ओनली वन बेस्ट मेथड टू मैक्सिमाइज एफिशिएंसी। दिस मेथड कैन बी डेवलप्ड थ्रू वर्क स्टडी। कि मतलब कि वर्क स्टडी में सारी स्टडीज़ आ जाती हैं, टाइम स्टडी, इमोशन स्टडी, ठीक है, मेथड स्टडी, इन सभी को एनालाइज करना। द मेथड्स और डेवलप्ड शुड बी सब्सटीट्यूट ऑफ रूल ऑफ थंब, मतलब कि रूल ऑफ थंब के बदले मतलब कि ये मेथड हमें अडॉप्ट करना चाहिए। एग्जाम्पल देखो, इन रूल ऑफ थंब द स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर्ड टू डू ए पर्टिकुलर जॉब इज डिसाइडेड बाय द मैनेजर ऑन द बेसिस ऑफ हिज पास्ट एक्सपीरियंस। मतलब कि उसने जो पहले पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पे उसने बोल दिया कि इस काम को करने में 15 मिनट लगेंगे, बट हो सकता है कि जब हम उस टास्क को परफॉर्म करें तो उसमें हमें कम टाइम भी लगे या ज़्यादा भी लगे, तो उसको अगर वो पहले एनालाइज कर ले, ठीक है, तो उसके बेस पे वो सही डिसीजन ले सकता है और वर्कर्स को भी क्या है टाइम स्टडी के बारे में बता सकता है। टेलर इंसिस्ट दैट स्टैंडर्ड टाइम फॉर ए जॉब शुड बी सेट अप साइंटिफिकली बाय परफॉर्मिंग टाइम स्टडी इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड देन द डेज टारगेट शुड बी फिक्स्ड। कि टाइम स्टडी करने के बाद ही क्या है डे के जो टारगेट हैं वो फिक्स होने चाहिए। हमारा सेकंड प्रिंसिपल है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मनी का मतलब एकता और नॉट डिस्कॉर्ड का मतलब झगड़े ना होना। According to this principle, those who work together in an organization must work in harmony, that is with mutual give and take and proper understanding। कि इस प्रिंसिपल का क्या मतलब है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उन्हें हारमोनी में काम करना चाहिए, विच म्यूचुअल गिव मतलब कि अपनी मर्जी से सहयोग देना चाहिए और प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए दोनों पार्टीज़ के बीच में। जनरली इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन देर आर 2 ग्रुप्स ऑफ पीपल, एक वर्कर्स होते हैं और मैनेजमेंट होती है, एंड बोथ द ग्रुप्स वर्क एज राइवल्स ऑफ ईच अदर। कि दोनों क्या है ओपोनेंट के रूप में काम करते हैं, ठीक है, एक दूसरे के विरोधी बन के काम करते हैं, क्योंकि वर्कर्स के मन में ये होता है कि हमें जितना काम करवाया जा रहा है उसके बदले हमें अच्छी सैलरी नहीं दी जा रही और हमें वर्क भी क्या है बहुत ज़्यादा या ओवरबर्डन कर रखा है। एंड मैनेजमेंट ऑलवेज फील्स दैट वर्कर्स आर गुड फॉर नथिंग, कि मतलब कि वो सही ढंग से अपना काम नहीं कर रहे। In this principle, Taylor insists that there is need for both the groups to change their attitudes for each other। इसमें इसका टेलर का क्या कहने का मतलब था कि दोनों ग्रुप्स हैं, वर्कर्स और मैनेजमेंट, दोनों को अपना एटीट्यूड क्या करना चाहिए, चेंज करना चाहिए। मेंटल रेवोल्यूशन मतलब कि अपना माइंड कम्प्लीटली चेंज करना चाहिए एक दूसरे के लिए। दे मस्ट डेवलप पॉजिटिव थिंकिंग फॉर ईच अदर एंड वर्क विद हार्मनी एंड अवॉइड डिस्कॉर्ड एज देयर ऑब्जेक्टिव्स आर इन द वन डायरेक्शन ओनली। दोनों क्या है कि पॉजिटिव थिंकिंग रखनी चाहिए और एक दूसरे के लिए क्या है जो भी मतलब कि नेगेटिविटी है वो माइंड से निकाल देनी चाहिए और मिलके काम करना चाहिए, क्योंकि उन दोनों के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं सेम होते हैं। मैनेजमेंट शुड शेयर द गेन्स ऑफ द कंपनी विद वर्कर्स एट द सेम टाइम वर्कर्स मस्ट कंट्रीब्यूट टू देयर बेस्ट लेवल।
कि मैनेजमेंट को भी क्या है अपने जो गेन्स होते हैं वो वर्कर्स के साथ क्या करने चाहिए, शेयर करने चाहिए। इससे क्या है ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉस्पेरिटी बनी रहेगी और एम्प्लॉयज़ भी क्या होंगे, खुश रहेंगे। एग्जाम्पल देखो, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ वर्कर्स इज़ टू अर्न मोर एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट इज़ टू मैक्सिमाइज प्रोडक्शन। कि वर्कर्स का ऑब्जेक्टिव क्या है, अर्न करना, और मैनेजमेंट का क्या ऑब्जेक्टिव है, प्रोडक्शन को मैक्सिमाइज करना। इंस्टेड ऑफ डिस्कॉर्ड फॉर ईच अदर ऑब्जेक्टिव वर्कर्स कैन अर्न मोर बाय प्रोड्यूसिंग मोर विच विल हेल्प इन मैक्सिमाइज द प्रोडक्शन ऑल्सो। कि लड़ाई करने की बजाय दोनों को ईच अदर सब्जेक्टिव वर्कर्स कैन अर्न मोर, कि वर्कर्स कैसे ज़्यादा अर्न कर सकते हैं, जब वो क्या है मैक्सिमम प्रोडक्शन करेंगे, और इससे क्या ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है वो भी फुलफिल होगा। देयर मस्ट बी पैटर्नलिस्टिक स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट। अब पैटर्नलिस्टिक स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट क्या था, जैसे कि जापानीज़ कंपनी में था, वहाँ पे जो दिस प्रिंसिपल इज प्रैक्टाइज एज हेयर मैनेजमेंट ट्रीट वर्कर्स एज पार्ट ऑफ देयर फैमिली एंड वर्कर्स। वहाँ पे ये प्रिंसिपल अप्लाई किया जाता है और जो ऑर्गेनाइजेशन है वो वर्कर्स को क्या है अपने फैमिली मेम्बर्स का एक पार्ट ही मानती है। वहाँ पे वर्कर्स भी क्या है अपने गुस्से को मतलब कि स्ट्राइक वगैरह के थ्रू शो नहीं करते। जब क्या है वो डिससेटिस्फाई होते हैं तो वो एक ब्लैक कलर का रिबन क्या है वियर कर लेते हैं, जिससे क्या है मैनेजर को पता चल जाता है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो सेटिस्फाइड नहीं हैं, और फिर क्या है मैनेजर उसके बदले में डिसीज़न लेता है। आगे देखो, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। कोऑपरेशन मतलब वही सहयोग, और हार्मनी का मतलब भी एकता, मिलके काम करना, नॉट इंडिविजुअलिज्म। तो इसका क्या मतलब, ये जो प्रिंसिपल है ये एक्सटेंशन है किसकी, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड की। दिस प्रिंसिपल इज द एक्सटेंशन ऑफ हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल वर्क मस्ट बी कैरिड ऑन इन कोऑपरेशन विद ईच अदर। की जो वर्क है वो क्या है एक दूसरे के सहयोग से करना चाहिए, विद म्यूचुअल कॉन्फिडेंस एंड अंडरस्टैंडिंग फॉर ईच अदर, मतलब कि वही खुद की सहमति से और अंडरस्टैंडिंग बना के। वर्कर्स एंड मैनेजर मस्ट वर्क इन कोऑपरेशन। द मैनेजमेंट मस्ट टेक वर्कर्स इन कॉन्फिडेंस बिफोर सेटिंग अप द स्टैंडर्ड टास्क फॉर देम, कि बिकॉज व्हेन स्टैंडर्ड्स और टारगेट्स आर सेट अप इन द कंसल्टेशन ऑफ वर्कर्स देन दे विल ट्राई देयर बेस्ट टू अचीव इट। और मैनेजमेंट को भी क्या चाहिए कि वो क्या वर्कर्स को कॉन्फिडेंस में ले, कैसे कि जब भी वो स्टैंडर्ड्स वगैरह फिक्स कर रहे हैं तो उससे पहले वो क्या है वर्कर्स से कंसल्ट कर लें। अगर क्या है जो हमारे स्टैंडर्ड्स हम फिक्स कर रहे हैं अगर हम एम्प्लॉय से कंसल्ट करके करेंगे तो वो डेफिनेटली क्या है उनको अचीव करने की मैक्सिमम कोशिश करेंगे। टू हैव कोऑपरेशन मैनेजमेंट शुड वेलकम गुड सजेशंस ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड दे शुड बी रिवार्डेड फॉर देयर सजेशंस। कि कोऑपरेशन के लिए क्या है मैनेजमेंट को क्या है वर्कर्स की सजेशंस को वेलकम करना चाहिए और गुड सजेशंस के लिए उनको रिवार्ड भी करना चाहिए। एट द सेम टाइम वर्कर्स शुड नॉट गो ऑन स्ट्राइक, और वर्कर्स को भी क्या है स्ट्राइक वगैरह पे नहीं जाना चाहिए, और वो मतलब दोनों के बीच में क्या है ओपन कम्युनिकेशन होनी चाहिए, खुल के बातचीत होनी चाहिए कि दोनों पक्ष क्या है अपनी अपनी बात सामने रख सकें। इसमें एग्जाम्पल देखो, वाइल असाइनिंग जॉब टू वर्कर्स इफ मैनेजमेंट आस्क देम अबाउट देयर इंटरेस्ट। कि अगर जब हम वर्कर्स को जॉब दे रहे हैं मैनेजमेंट अगर उसका इंटरेस्ट पूछ ले कि वो किस तरीके का काम करना पसंद करेगा, तो इससे क्या है जो भी हम काम देंगे वर्कर को वो भी क्या है वो इंटरेस्ट के साथ करेगा और वो क्या है ज़्यादा एफिशिएंटली भी उसको परफॉर्म करेगा। आगे देखो, डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी डिपेंड्स अपॉन द एफिशिएंसी ऑफ वर्कर्स। की जो इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी है वो किस पे डिपेंड करती है, वर्कर्स की एफिशिएंसी पे डिपेंड करती है। वर्कर्स एफिशिएंसी डिपेंड्स अपॉन प्रॉपर, और वर्कर्स की एफिशिएंसी किस पे डिपेंड करती है, प्रॉपर ट्रेनिंग पे। देखो इंडस्ट्री की एफिशिएंसी वर्कर्स की एफिशिएंसी पे, वर्कर्स की एफिशिएंसी कैसे इंप्रूव होगी जब उनको क्या है टाइम टू टाइम जो भी टेक्निकल चेंजेस आ रहे हैं उनके बारे में नॉलेज होगी, ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक है, टेलर इंसिस्टेड दैट ड्यू केयर शुड बी टेकन while selecting the employees and after selecting they must be given job according to their qualification। कि सिलेक्शन करते टाइम भी हमें क्या ध्यान रखना चाहिए और सिलेक्शन करने के बाद भी क्या है उनकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग उनको जॉब असाइन करनी चाहिए। एम्प्लॉयज़ मस्ट बी सेंट फॉर ट्रेनिंग फ्रॉम टाइम टू अपडेट देयर नॉलेज, और टाइम टू टाइम उनको क्या है नॉलेज भी देनी चाहिए जो भी टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है। दिस विल इंश्योर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी फॉर बोथ कंपनी एंड वर्कर्स। इससे क्या है हमारी एफिशिएंसी भी इम्प्रूव होगी और क्या है ये दोनों के लिए कंपनी और वर्कर्स की प्रोस्पेरिटी के लिए अच्छा रहेगा। तो ये थे प्रिंसिपल्स गिवन बाय एफ.डब्ल्यू. टेलर। आगे उसने कुछ टेक्निक्स दी हैं जिनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे।